हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर की एक और नई क्लास में। आइए हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले एईसी पेपर 2, जहां पर आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। हमने एनवायरमेंटल स्टडीज का यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यूनिट नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया टॉपिक वाइज। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्या करेंगे तो वहां से यूनिट नंबर फर्स्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज का यूनिट नंबर 2, और ये यूनिट नंबर 2 का पहला क्लास है। लगभग आधा मैं यूनिट नंबर 2 आज के इस क्लास में खत्म कर देने वाला हूं। इस प्रकार से हम 3 से 4 क्लास करेंगे और आपका यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीटली हम बात करते हैं आज के इस क्लास में, हम हिंदी मीडियम में आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया था, तो वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिला था, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की संख्या हमने काफी कम देखा था, इसलिए सोचा क्या तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से क्लास प्रोवाइड किया जाएगा और हिंदी मीडियम के लिए एक प्रॉपर क्लास। तो चलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहिएगा। और देखिए, हम आज के इस क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कौन कौन सा होगा। बहुत सारे प्रश्न बताएंगे आपको हम आज के इस क्लास में। शुरुआती में कुछ समय ले सकते हैं हम आपसे, ठीक है, लेकिन आपको क्लास में अंत तक बने रखना है ताकि क्या हो, आप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सके। अब देखिए, परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है 2 टाइप से पूछा जाता है। पहला तो आपसे शॉर्ट टाइप पूछा जाता है, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा। लॉन्ग टाइप पूछा जाता है। तो अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या करें, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। और ये मोस्ट बीबीआई है, याद रखना, ये पक्का छपेगा, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में छपे, लेकिन पक्का छपेगा। इसके बाद बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक को समझाइए, ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस है। और इसी प्रकार से देखो, यहां पर 5 से 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं जो टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगा उससे। अब यहां से चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये मन में डाउट रहता है कि क्या सर इस प्रश्न को कर लेने से हमारे लॉन्ग टाइप प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल मेरे बच्चे, कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, यहां से प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है लॉन्ग टाइप में, हर एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को एक साथ कंजुगेट कर दिया गया और यही लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बन गया। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है, इसकी संरचना के बारे में बताइए, इसके कार्य के बारे में बताइए और इसके विभिन्न घटक के बारे में बताइए। अभी मैंने आपको देखो ये सारी बातें जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी करवाया। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है, इसकी संरचना, इसके कार्य और इसके विभिन्न घटक मैंने बताया कि नहीं बताया। तो इसी प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न बनाए जाते हैं लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप। एक ही क्वेश्चंस को कई तरीके से पूछा आ सकता है, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। आप लोग क्या करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा बुकलेट फॉर्म में, ताकि पेज भी कम लगे और सारा का सारा जो है आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अब आइए हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं, बारी बारी से समझेंगे टॉपिक को। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पर बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है यहां पर यूनिट नंबर 2 से, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। इकोसिस्टम, समझना इकोसिस्टम को। अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम, तो इस शब्द का जो सबसे पहला बार उच्चारण किया गया था किसके द्वारा, तो एजी टेंसले के द्वारा किया गया, जो कि 1935 ईस्वी में सबसे पहले इस शब्द को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं कि इकोसिस्टम शब्द का जो है सबसे पहला प्रस्तावन कब हुआ था। आप कहोगे 1935 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। अब यहां पर 2 शब्द आ जाता है, पहला तो आता है इको, पहला क्या आता है, इको आता है, और फिर दूसरा की बात करते हैं तो आता है सिस्टम। क्या आता है, इको और सिस्टम। अब यहां पर समझना, इको का जो अर्थ होता है वह पर्यावरण होता है। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में, पिछली यूनिट में पढ़ाया है काफी डिटेल में। अगर आपने वहां पर पढ़ा होगा तो आपको पर्यावरण के बारे में विशेष समझने की यहां जरूरत नहीं होगी। बस इतना समझ लीजिए कि इको का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण। अब मेरे बच्चे याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है परीक्षा में कि इको का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में देखना पूछा जा सकता है इको का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप इस बात को याद रख सकते हैं, इको का शाब्दिक अर्थ होता है पर्यावरण। अब वहीं पर सिस्टम, देखो सिस्टम का वैसे तो अर्थ होता है तंत्र। सिस्टम का क्या अर्थ होता है मेरे भाई, तंत्र होता है। अब यहां पर जो है पारिस्थितिकी तंत्र में हम बात करते हैं, तो वह कौन सा तंत्र होगा। परिस्थिति कहां बनती है, तो परिस्थिति हमारे जीव मंडल में, हमारे पर्यावरण में यहां पर बन रहा है। और पर्यावरण में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। कुछ ऐसे घटक देखने को मिलेंगे जो कि जैविक घटक होगा, जिंदा घटक होगा, जिसको हम लोग जैविक घटक कहते हैं। ठीक है, जीवित घटक, सजीव घटक कह सकते हो। समझ में आ रहा है मेरे भाई, चलो। और वहीं पर कुछ ऐसे घटक आपको देखने को मिलते हैं जो कि निर्जीव है, मरा हुआ है, मृत है ना भाई।
तो ये दो तरह के घटकों का जो तंत्र आपको जहां पर देखने को मिलेगा वही है आपका इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। उम्मीद करता हूं आप पारिस्थितिकी तंत्र के अर्थों को समझ गए होंगे कि आखिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है कि इकोसिस्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, है ना। चलो, अब इस शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो टेंसले के द्वारा। तो टेंसले ने क्या बताया है? देखो, टेंसले के अनुसार अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे तो इजीली कह सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र को पर्यावरण के सभी जीवित और निर्जीव कारकों के एकीकरण से उत्पन्न प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। और यह बात मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी तो मैंने आपको बताया है कि देखो यहां पर जो परिस्थिति बनती है वो दो तरीके से, एक तो आपका जीवित प्राणियों से, जीवित क्या कहते हैं सजीव प्राणियों से, या फिर दूसरा जो है आपका वह है निर्जीव प्राणियों से। इन दो घटकों से मिलकर क्या होता है, यहां हमारे इस पर्यावरण की हर एक परिस्थितियां निर्मित होती है। तो टेंसले ने भी यही कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण के सभी जीवित और निर्जीव कारकों के क्या है, यह एकीकरण का एक प्रणाली है। समझ गए ना। इसमें संरचना और कार्य दोनों आ जाता है। अब हम इसके अर्थों को समझते हैं तो याद रखिएगा, देखो संरचना, यहां पर जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जंतुएं हैं, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, उस सब की एक वास्तविक संरचना होती है, उस सभी का एक वास्तविक कार्य होता है। इन सभी विविधताओं को जोड़कर ही क्या बनाया जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आप हमारी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें कॉमन्स भी होती हैं। अब यह एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, चाहे वह सजीव प्राणी हो या फिर निर्जीव प्राणी हो। ठीक है, यह दोनों एक दूसरे से क्या होता है, हमारे इस पारिस्थितिकी तंत्र में जुड़े होते हैं। आप कहोगे कैसे? तो देखो, कोई भी सजीव प्राणी, जैसे कि मैं एक मानव हूं, आप हम सब क्या हैं, एक मानव हैं। हम मानव हैं तो हम सजीव हैं, हम मानव हैं तो हम क्या हैं, सजीव हैं। और हमें बहुत सारे ऐसे चीजों की आवश्यकता होती है जो वस्तुएं निर्जीव होता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी पेन से लिख रहा हूं, तो पेन क्या है, एक निर्जीव प्राणी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम सजीव के लक्षण को देखते हैं। क्या यह खाना खा सकता है? नहीं खा सकता है। क्या यह क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कर सकता है? नहीं कर सकता। अपने समान बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सजीव नहीं होगा, है ना। लेकिन हमें इस पेन की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अभी अगर लिखूंगा तो इस पेन की जरूरत होगी कि नहीं मेरे भाई? तो बताइए, सजीव एक दूसरे से क्या है, सजीव और निर्जीव एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहता है। इसके बीच क्या होता है, तो हमेशा एक दूसरे के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्योंकि अभी हमें अगर ताकत मिल रहा है, हमारे शरीर को अभी एनर्जी मिल रही है, पढ़ाने में हमें एनर्जी मिल रहा है, तो किसके कारण मिल रहा है? यहां पर एक सहयोग इसका भी है, पेन का भी है कि नहीं? बिना पेन का मैं कैसे पढ़ा पाता? मैं लिखूंगा नहीं, आप समझेंगे नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, आप समझेंगे नहीं। तो समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, कि एक दूसरे से किस प्रकार सजीव निर्जीव से कनेक्टेड है। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार की घटनाएं होती है और टेंसले ने अपने अंदाज में क्या बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार हम अगर बात करते हैं तो कोई भी इकाई जिसमें हरे क्षेत्र के सभी जीव शामिल हैं, कोई भी इकाई, हरे क्षेत्र कहने का मतलब है हरे क्षेत्र जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, क्या हो गए, हरे पेड़ पौधे हो गए, यह सबके सब जो है, ठीक है, हरे क्षेत्र के सभी जीव शामिल हैं। भौतिक पर्यावरण के और वो सभी के सभी जो है भौतिक पर्यावरण के साथ क्या करती है, बातचीत करती है, ताकि ऊर्जा का जो प्रवाह है वह एक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो सके। समझ गए ना। और इन दोनों के बीच में चाहे वह जीवित हो या फिर गैर जीवित प्राणी हो, इन सभी में क्या होता है, सामग्री और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जिससे क्या होती है, तो प्रणाली के भीतर जीवित घटकों को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आप हमारी बात समझ गए होंगे। आप लोग कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि सर इतनी बातें हमें समझ में आया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार की गतिविधियां होती है, सजीव एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड है। एक बार आप लोग यस टाइप करना मेरे भाई, समझ में आया है तो फटाफट से यस टाइप कीजिए कमेंट में। अब बात करते हैं, देखो एक पारिस्थितिकी तंत्र तालाब, फसल भूमि जितना छोटा, या फिर समुद्र या जंगल या फिर रेगिस्तान के जितना बड़ा हो सकता है। और स्वाभाविक सी बात है, देखो कभी भी जिंदगी में आप देखते होंगे कि हर परिस्थिति एक समान नहीं होता है, कभी छोटी तो कभी बड़ी तो कभी बहुत बड़ी होती है।
उसी प्रकार से जब कोई भी परिस्थिति का निर्माण होता है, कोई भी परिस्थिति अगर बनती है, चाहे वो हमारे पर्यावरण की परिस्थिति क्यों ना हो, तो वह एक छोटे से तालाब के समान हो सकता है, एक छोटे से फसल उत्पादन जैसी भूमि के समान हो सकता है, एक छोटा सा जो है नदी के समान हो सकता है ना। और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जो बड़े से बड़े समुद्र के समान हो सकता है, बड़े से बड़े भयावह जंगल के समान हो सकती है, बड़ी से बड़ी थार मरुस्थल जैसे रेगिस्तान की तरह हो सकता है ना। तो इस प्रकार से जो है मेरे भाई, हर एक परिस्थितियां पारिस्थितिकी तंत्र में आती है। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रत्येक इकाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, तो एकीकरण के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती है, और इस पर क्या होती है, तो ऊर्जा का आधार कायम रहता है। समझ गए, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा जाता है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं इजीली आप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बता पाएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था यहां कि पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है, या पारिस्थितिकी तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। समझ गए ना, तो आप इसका आंसर कर पाओगे। आइए आगे बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर। देखो भाई, अगला जो क्वेश्चंस हम आज के इस क्लास में करेंगे वह क्या है, तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चंस दूसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को समझाइए। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह किस प्रकार से संरचित है, इसकी क्या संरचना है, तो हम इसके संरचना पर चर्चा करें तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से तात्पर्य उन भौतिक और जैविक घटकों से हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। क्योंकि देखो, किसी भी चीजों की संरचना किस पर निर्मित है, जैसे हमारी संरचना की बात कर ले, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की संरचना किस प्रकार बनी हुई है, या इसमें बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जिसको जोड़ करके हमारा शरीर बनाया गया है। तो हमारे पर्यावरण की पारिस्थितिकी तंत्र में दो ही हाथ पैर है, वह क्या है, तो एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक, है ना। तो इन्हीं दोनों यही दो क्या करता है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित जीवों जैसे कि पेड़ पौधा हो गया आपका, जैसे कि आपका जानवर हो जाता है, सूक्ष्म जीव हो जाता है, इन सभी के साथ साथ कुछ अजैविक घटक भी हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी जैसे निर्जीव घटकों से भी बना हुआ है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को संगठन के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। हम इस पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है इसको कई घटक में बांटकर पढ़ सकते हैं, कई रूप में हम बांटकर पढ़ सकते हैं। जैसे हमने पहले तो इसे जैविक और अजैविक घटक में बांटा। जैविक घटक जैसे कि हमारा पौधा हो गया, जानवर हो गया, छोटे छोटे कीट पतंग हो गए। उसी में अजैविक घटक जैसे कि हवा हो गया, हमारा पानी हो गया, मिट्टी हो गया, इन सभी को मिलाकर हमारा क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का संरचना तैयार होता है। अब इसमें क्या है, तो इसके स्तरों को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो देखो, सबसे पहला स्तर है व्यक्तिगत जीव। अब व्यक्तिगत जीव क्या होता है, तो व्यक्तिगत जीव जो होता है यह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक मूल इकाई माना जाता है, यानी कि सबसे सर्वोत्तम स्थान एक व्यक्तिगत जीव को दिया जाता है। इसमें आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं, छोटे बड़े जानवर आ जाते हैं, कवक हो जाता है, सूक्ष्म जीव जैसे जो है बहुत सारी ऐसी जीवित प्राणियां जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं, और जो कि क्या करता है, तो एक दूसरे से इस पर्यावरण में बातचीत करता है। हर एक चीज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। सर कैसे कनेक्टेड है, तो इस बात को समझिए। जैसे कि कोई छोटा छोटा जीव हो गया, छोटा छोटा जीव जैसे कि मान लीजिए मुर्गी हो गया। आप लोग मुर्गी का चिकन तो खाते होंगे, है ना, मटन खाते हैं, बकरे की मांस खाते हैं, आप लोग मटन खाते हैं। और आप जो है इन सभी से बड़ा जीव है, आप इनसे सभी से बड़ा जीव क्या है, तो आप एक मानव है कि नहीं। तो अपने भोजन के लिए आप इस पर आश्रित रहते हो कि हमें कहां से भोजन मिलेगा, तो इसके माध्यम से भोजन मिलेगा, मैं इसको खाऊंगा, है कि नहीं, जिससे क्या होगा, आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यह जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमेशा पर्यावरण में क्या करता है, तो एक दूसरे से बातचीत करता है। समझ गए ना। इसके बाद दूसरा जो तत्व आ जाता है वह आ जाता है आपका जनसंख्या। क्या आ जाता है मेरे भाई, जनसंख्या। जनसंख्या एक ही प्रजाति के जीवों का समूह होता है। जनसंख्या क्या होता है, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि एक ही प्रजाति के जीवों को समूह को क्या कहते हैं, आप कहोगे सर जनसंख्या। जैसे कि मानव की बात करते हैं तो मानव की जनसंख्या को किसमें काउंट किया जाता है, जितने भी मानव हैं इस सृष्टि पर, या फिर किसी देश के अंतर्गत, किसी राज्य के अंतर्गत, किसी गांव के अंतर्गत, तो उसकी जनसंख्या को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, और वह मानव की जनसंख्या कहलाती है। ऐसा नहीं कि जब हम मानव की जनसंख्या को काउंट कर रहे होते हैं तो भेड़ बकरियों की जनसंख्या को भी मानव की जनसंख्या में काउंट कर लेते हैं।
ऐसा नहीं होता है। यह जो जनसंख्या होता है वह एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहता है। कहाँ पर रहता है? जो किसी विशेष क्षेत्र में रहता है। जनसंख्या संसाधनों, संभोग और उनकी गतिविधियों के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एक दूसरे के साथ क्या करती है? बातचीत करती है। यानी कि हमारी जो जनसंख्या है, जैसे मानव की जनसंख्या की ही हम बात कर लेते हैं, तो वह संसाधनों के उपयोग के लिए हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है कि किस प्रकार से हम संसाधन का उपयोग करें, लोगों को किस प्रकार से संसाधन के उपयोग के बारे में बताएं, ताकि देखो सृष्टि में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगा। अब वैसी स्थिति में हम आज उसका काफी पर्याप्त मात्रा में क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको वह देख भी नहीं पाएगा, तो वह संसाधन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, तो कहां से देख पाएगा? ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम संसाधन का किस प्रकार से उपयोग करें, संसाधन को किस प्रकार से संरक्षित करें, इन सभी चीजों पर ध्यान रखने के लिए हम हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है ना। इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे जनसंख्या से संबंधित। अगला जो क्षेत्र आ जाता है वह है आपका क्या? समुदाय। देखो, जनसंख्या से ही रिलेटेड आपका समुदाय भी है। समुदाय का तात्पर्य आबादी से होता है। किससे होता है? एक समुदाय जीवों के विभिन्न आबादी से बनता है। किससे बनता है मेरे भाई? एक समुदाय जो है, जैसे कि गांव में जो है कोई भी गांव का अगर क्षेत्र है, वहां पर अगर हम उस गांव की आबादी को काउंट करते हैं तो वह क्या होता है? तो वह एक गांव की समुदाय होती है। वह क्या होता है? वह एक समुदाय का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक समुदाय जो है यह जीवों के विभिन्न आबादी से बना होता है, जो कि एक विशेष क्षेत्र में रहता है और एक दूसरे से हमेशा बातचीत करता है, हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ये सारी बातें एक ही है। समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, कोई विशेष गहरा टॉपिक आपका ये नहीं है, आप छोटे तौर पर समझ सकते हो, छोटे मोटी बातों से समझ सकते हो। जनसंख्या, बस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। जनसंख्या हो गया, समुदाय हो गया, एक व्यक्तिगत जीव हो गया, इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवित और निर्जीव घटकों का क्या है? एक समुदाय है जो कि एक दूसरे के साथ क्या करता रहता है? बातचीत करता है, एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे पर आश्रित रहती है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह छोटा भी हो सकता है और तालाब जैसे बड़ा भी हो सकता है। एक छोटे तालाब की तरह भी हो सकता है और बड़े बड़े जो हैं एक जंगल की तरह, बड़े बड़े जो हैं समुद्र की तरह हो सकता है। समझ गए ना? ये सारी बातें तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र की क्या होती है? संरचना होती है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित होता है। आप मोटे तौर पर इस सभी बातों को समझ सकते हो और जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इजीली कर पाओगे। फिर आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न। देखो, अगला नंबर जो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं वह क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को समझेंगे हम लोग। ये 5 अगर शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा 5 नंबर में पूछे जाएंगे और लॉन्ग टाइप में एक साथ कंजुगेट करके पूछा जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, देखो, अब अगर बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य की, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह विभिन्न रूपों में कार्य करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि हम बात करें उत्पादक की, उत्पादक क्या होता है? तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, एकमात्र हरे पेड़ पौधे को उत्पादक की संज्ञा दी गई है, तो सभी हरे पेड़ पौधों को क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। अब यह उत्पादक क्या करता है? तो सौर ऊर्जा का जाल बिछाता है। सौर ऊर्जा का जाल बिछाने कहने का मतलब है ये हरे पेड़ पौधे सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा को क्या करता है? सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और फिर प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन तैयार करता है। फिर इस पेड़ पौधे का विकास होता है और फिर हम लोग क्या करते हैं? तो अपने भोजन के लिए इस पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। अब दूसरा क्या होता है? तो वह दूसरा होता है उपभोक्ता, जिसमें हम लोग आ जाते हैं। देखो, भोजन को किसने बनाया था? भोजन को बनाया था उत्पादक ने, हरे पेड़ पौधों ने। भोजन बनाया, अपने आप में विकास किया, हरे पेड़ पौधे विकसित होकर हमें फल दिया और फल को किसने खाया? हम लोगों ने खाया। तो हमारी जो श्रेणी होगी वह कहाँ आ जाएगी? उपभोक्ताओं की श्रेणी में आ जाएगी। अब उपभोक्ता की श्रेणी में 3 तरह के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जिसमें 3 तरह के लोग आते हैं। अब 3 तरह के वो कौन कौन से लोग होंगे? तो पहला आपका शाकाहारी होगा, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है आपका मांसाहारी जीव जंतु, जिसको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और एक होता है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी कहने का मतलब है कि जो शाकाहारी भी हो और फिर क्या कहते हैं, जो मांसाहारी भी हो। शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, वैसे व्यक्तियों को, वैसे जीवों को हम क्या कहते हैं? तो सर्वाहारी कहते हैं, जो सब कुछ खाता है। समझ गए? तो ये 3 तरह की उपभोक्ता की श्रेणी हो गई। और उपभोक्ता क्या करता है? तो उत्पादक का उपभोग करता है, यानी कि उत्पादक जो भी है, जैसे हरे पेड़ पौधे, उससे निकलने वाले फल, या फिर उसी पेड़ पौधे को, जैसे हम लोग साग वगैरह खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पौधे को ही खा जाते हैं।
खा जाते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग या तो उसी हरे पेड़ पौधे को, उत्पादक को खा जाते हैं, या उससे निकलने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ को क्या करते हैं तो सेवन करते हैं, तो हम उपभोक्ता हो गए। उत्पादकों और जटिल कार्बनिक यौगिकों की मृत्यु के बाद क्या होता है तो छोटे छोटे यौगिक को अंततः ट्रांसफार्मर द्वारा रासायनिक रूप से अकार्बनिक हाइड्रेट्स में बदल दिया जाता है, और जिसकी प्रक्रिया रासायनिक उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग में क्या किया जाते हैं तो उपयुक्त मानी जाती है, और फिर उसका उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से मेरे भाई क्या होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य पूरा होते हैं। एक बार अगर इसको हम छोटे से अंदाज में समझने का प्रयास करें तो हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सपोज ये क्या है मेरे भाई, यह एक पेड़ पौधा है, ठीक है, यह एक पेड़ पौधा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं उत्पादक कहते हैं। यह सूर्य की प्रकाश से क्या करा मेरे भाई तो सूर्य की प्रकाश से क्या करा तो यह ऊर्जा प्राप्त किया, अपना भोजन तैयार किया और अपने आप में यह विकास किया। जैसे कोई भी पेड़ पौधा हो सकता है, धान का फसल ले लीजिए, गेहूं का फसल ले लीजिए, या फिर कोई भी सेब अंगूर किसी के भी वृक्ष ले लीजिए, समझ गए ना। तो क्या होता है तो यह सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करके यहाँ से फसलों का उत्पादन होता है। फिर हम दूसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है भाई, मानव आ जाता है, और भी बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं, जो भी छोटे मोटे जीव जंतु हैं, कीट पतंग है, ये सब आ जाता है। तो ये क्या करता है, यह इस पेड़ पौधे को ही खा जाता है, या फिर इससे निकलने वाले जो फल हैं, इससे निकलने वाले जो बीज हैं उसका सेवन करता है। इस प्रकार से क्या होता है तो इस प्रकार से हमारी जो है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य चलते हैं। इसके आगे भी जाइएगा तो आपको तीसरा नंबर पर मिल जाएगा अपघटक। अब जैसे कोई भी जीव जंतु मर जाता है, कोई भी जीव जंतु मर जाता है, तो उस मरे हुए जीव जंतुओं को खाने के लिए क्या होते हैं तो कुछ ऐसे अपघटक जीव होते हैं जो कि काफ़ी हिंसक होते हैं, ठीक है। या फिर कीट पतंग को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, कीट पतंग को ले लीजिए, जो क्या करता है तो भाई साहब इन मरे हुए शरीर को क्या, मृत शरीर का सेवन करके क्या करता है तो पारिस्थितिकी तंत्र को स्वच्छ करने का काम करता है। इस प्रकार से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य चलता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को लिखें तो आप इजीली लिख पाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लिख पाओगे। एक बार कमेंट में टाइप करके बताइए कि सर लिख पाएंगे, यस, नहीं लिख पाएंगे, नो। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना मेरे भाई, आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। समझ गए ना। थोड़ा सा फास्टली जरूर मैं क्लास को कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आप इस क्लास को रिवाइंड करके 2 से 3 बार देखते हो और जब इसे नोट करके अच्छे से पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखने का प्रयास किया ताकि हर एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर क्लास हेल्पफुल लगती है तो शेयर करते जाइए। बहुत सारे कम बच्चे जो हैं क्लास में ज्वाइन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास से जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब आइए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है आज के इस क्लास का चौथा क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषता है, या फिर विशेषता की जगह आपसे एक और शब्द जैसे कि पूछा जा सकता है पारिस्थितिकी तंत्र के आयामों को लिखें। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आंसर समझिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता की, इसके प्रॉपर्टीज की। तो इसकी विशेषता जो है क्या क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो 2 तरह की विशेषता हो सकती है। पहला तो संरचनात्मक विशेषता हो सकती है और दूसरा क्या हो सकता है, क्रियात्मक विशेषता हो सकती है, ठीक है। अब इसमें हम पहले संरचनात्मक विशेषता को पढ़ लेते हैं। संरचनात्मक विशेषता में बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र के संरचनात्मक आयाम का अर्थ उन सभी तत्वों से है जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाता है। व्यक्ति, पादप, जंतु समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जितने भी अजैविक घटक हैं वो सारे अजैविक घटक, ये सब मिलकर के क्या करता है तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। इसी को संरचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचनात्मक विशेषता कहा जाता है। जिसमें देखो अजैविक घटक की बात करते हैं तो अजैविक घटक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, निर्जीव घटक कहते हैं इसको। अजैविक घटक को क्या कहिएगा, निर्जीव घटक कहिएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखो निर्जीव घटक में कौन कौन से घटक आ जाते हैं, जैसे कि कुछ अकार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं तो जैसे हमारा कार्बन हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जल हो जाता है, वायु हो जाता है, तो सॉरी वायु नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हैं तो आपके अकार्बनिक यौगिक हैं, समझ गए। और कुछ कार्बनिक यौगिक भी हैं जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया। यह सब क्या करता है तो जैविक
अजैविक आयाम को जैविक आयाम से जोड़ने का प्रयास करता है। कहोगे कैसे? तो जैसे मान लीजिए यह सब प्रोटीन जो है एक कार्बनिक पदार्थ हो गया, ठीक है, प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ हो गया, लेकिन एक मानव की अगर हम बात करते हैं तो आपके जीवित रहने के लिए, आपके शरीर को एनर्जी देने के लिए क्या है, तो आपको एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, और इस संतुलित आहार में प्रोटीन का होना भी बहुत आवश्यक है। समझ गए ना? कार्बोहाइड्रेट का होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं तो चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे हम लोग दाल खाते हैं तो दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कोई तैलीय पदार्थ खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है? वसा मिलता है, फैट मिलता है। समझ गए ना? तो ये सब क्या है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, हमें एक संतुलित आहार बना करके देती है, जिससे हम सही रूप से कार्यरत हो पाते हैं। तो यह सब एक अजैविक घटक है और जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, काफी उपयोगी माना जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, इसके अतिरिक्त और भी कुछ जलवायवीय घटक हैं या फिर जलवायवीय प्रणालियां कह लो, जैसे कि तापमान, टेम्परेचर का होना भी बहुत आवश्यक है, आर्द्रता का होना भी आवश्यक है, प्रकाश का होना भी आवश्यक है, और स्थलाकृति का भी होना आवश्यक है। यह सब हमारे पर्यावरण की क्या है, तो एक अजैविक घटक के रूप में आ जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। उसी में हम बात करते हैं सजीव घटक की, जिसे हम लोग जैविक घटक कहते हैं। सजीव घटक को किस नाम से जानते हैं? जैविक घटक से। इसको तो हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे अगली प्रश्न में, लेकिन फिलहाल आप इतने बात जान लीजिए कि जैविक घटक जैसे कि आपका उत्पादक हो गया, जितने भी पादप हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, सभी को उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, 3 तरह के उपभोक्ता होते हैं, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है, तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होता है। इसके बाद आ जाता है आपका अपघटक। क्या आ जाता है? अपघटक, जो कि क्या है? मृतपोषी है, जो कि मरे हुए जीव जंतुओं से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है, और मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर यह पारिस्थितिकी को क्या करता है? हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम करता है। ये आपके सजीव घटक हो गए, ठीक है। चलो, वहीं पर बात करते हैं हम लोग क्रियात्मक विशेषता की। देखो, पहला हमने क्या देखा? संरचनात्मक विशेषता, ठीक है, संरचनात्मक विशेषता। अब हम लोग देखते हैं क्रियात्मक विशेषता, किस प्रकार से इसकी संरचना रही है, अब कार्य किस प्रकार से रहेगा। तो क्रियात्मक विशेषता का अर्थ उन सभी प्रक्रियाओं और परस्पर क्रियाओं से है जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के द्वारा किया जाता है। क्रिया का अर्थ सीधा सीधा है काम करना, तो कौन सा काम करेगा? पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा काम? यहाँ पर जो भी जीव रहते हैं उसके द्वारा किया गया काम ही यहाँ पर क्रियात्मक विशेषता के रूप में आएगी। जैसे क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा का चक्रण होता है। ऊर्जा का चक्रण किस प्रकार से होता है? तो देखो, ऊर्जा का चक्रण, ये जो आपका हरा पेड़ पौधा था, ये हरा पेड़ पौधा क्या किया? सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त किया। इस हरे पेड़ पौधे को खा करके हम लोगों ने अपनी ऊर्जा प्राप्त की, और हम लोगों की तरह एक छोटे छोटे जीवों को मरने से क्या होता है, तो एक मृतपोषी जीव जो होता है, मृतपोषी जीव भोजन करके अपना जो है अपनी ऊर्जा की प्राप्ति किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा का चक्रण चलता रहता है। यहाँ पर एक आहार श्रृंखला बनती है। आहार श्रृंखला यानी कि खाना खाने का एक क्या बनता है? चैन बनता है, एक जंजीर बनता है। जैसे देखो, हम इसको जंजीर बना सकते हैं कि नहीं? ए नंबर पर ये आया, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। बी नंबर पर क्या आया? तो आपका मानव आया। सी नंबर पर क्या आए? तो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मांसाहारी जीव, जैसे मान लीजिए शेर आ गया, ठीक है, शेर आ गया, मांसाहारी जीव है। इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर एक श्रृंखला बनता है, और फिर क्या होता है, तो विविधता जीवों के बीच परस्पर संबद्धता मिलती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाकर रहते हैं। जैसे कि हर जीवों की श्रेणियां अलग अलग होती है, लेकिन किसी न किसी कारणवश, जैसे कि आहार श्रृंखला बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, तो विविधता रहते हुए भी, हम अलग अलग होते हुए भी एक साथ आपस में आकर संबंध बनाते हैं। इसके बाद बात करें तो अगला क्रियात्मक विशेषता है पोषक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, और आखिरी में अनुक्रमण। ये सारे के सारे क्या हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक विशेषताएं हैं। उम्मीद करता हूं आप पारिस्थितिकी तंत्र की संरचनात्मक विशेषता और इसके क्रियात्मक विशेषता के बारे में समझ गए होंगे, इसके आयाम के बारे में समझ गए होंगे। ये भी प्रश्न आपसे शॉर्ट टाइप में 5 नंबर में पूछे जाएंगे, और लॉन्ग टाइप कैसे पूछेगा इस पर चर्चा करेंगे आगे। अब आइए आगे बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, समझिएगा। इसमें आपके कई सारे प्रश्न, 2 तरह के प्रश्न तो इजीली बनाए जा सकते हैं, बाकी अगर और भी प्रश्न बनाए जाएंगे तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। क्वेश्चन हमारा कहता है पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की विवेचना करें।
अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद तो उसकी विवेचना होती ही रहेगी, है ना। तो अगर आपसे पारिस्थितिकी तंत्र की घटक के बारे में पूछा जाता है तो आप कहोगे पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? दो तरह के घटक होते हैं। पहला होता है अजैविक घटक। मैंने पूरी क्लास में बस इतनी ही बातों का चर्चा किया है। बहुत सारे बच्चे कहते होंगे कि सर एक ही बात को आप बार बार बता रहे हो। देखो, मैं एक ही बात को बार बार नहीं बता रहा हूं, मैं बार बार चीजों को एक ही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आ सके कि अगर प्रश्न कुछ भी पूछेगा ना हमसे तो हम मैदान में तैयार है युद्ध लड़ने के लिए मेरे भाई, समझ गए ना। अजैविक घटक, जैविक घटक, हर क्लास में इसी की चर्चा किया है मैंने, हर टॉपिक में इसकी चर्चा किया है और इसीलिए आपको हर प्रश्न को मैंने सोचा कि चलो एक दूसरे से जोड़कर समझाया जाए ताकि एक क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से कवर करते हो तो मोटे तौर पर आपके सारे प्रश्न कवर होते जाए, थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूसरे प्रश्न में जुटाना पड़े। तो उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है या इसके कितने घटक हैं। दो तरह के घटक हैं, एक अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। अब अजैविक घटक की बात करते हैं तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, यह एक प्रकार का निर्जीव घटक है और इसमें क्या होता है तो इसमें जो है कुछ विशेष प्रकार की कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं और यह सभी मिलकर के क्या करती है, पारिस्थितिकी का निर्माण करता है। जैसे कि आपका अकार्बनिक यौगिक हो गया, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद आपका कार्बनिक यौगिक हो गया, जलवायवीय जो है घटक हो गया, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप उसी को समझकर इसे लिख सकते हैं। लेकिन आइए हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, तो जैविक घटक के बारे में। अब मेरे बच्चे जैविक घटक की अगर बात करते हैं तो जैविक घटक कौन सा घटक होता है? यह एक प्रकार का सजीव घटक है और यह जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य को क्या करती है तो आकार देने का काम करती है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र अगर सबसे ज्यादा डिपेंडेबल किसी घटक पर है तो वह घटक है कौन सा, तो आपका जैविक घटक है। यह क्या करता है, पारिस्थितिकी तंत्र को संरचना देता है और उसको कार्य प्रदान करने की कोशिश करता है। यह क्या करता है तो एक दूसरे के साथ और अजैविक कारकों के साथ हमेशा कनेक्टिविटी बना के रखता है, उससे बातचीत करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को एक बेहतरीन संरचना प्रदान करता है जिसमें बहुत सारे तत्व आ जाते हैं। जैसे कि आपका उत्पादक हो गया। उत्पादक किसको कहिएगा, तो उत्पादक के बारे में भी मैंने आपको काफी डिटेल में समझा ही दिया है कि यह वैसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग कर भोजन तैयार करता है। फिर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे आम उत्पादक पौधे हैं, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल माना जाता है, फाइटोप्लैंक्टन माना जाता है। यह सभी के सभी क्या हैं, तो यह सभी के सभी जो है उत्पादक के रूप में माने जाते हैं और इस उत्पादक को एक और नाम से जानते हैं, वह है स्वपोषी। उत्पादक को क्या कहेंगे, उत्पादक जीव को, उत्पादक पेड़ पौधे को क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे मेरे भाई, स्वपोषी कहेंगे। समझ गए, स्वपोषी का मतलब होता है स्व मतलब स्वयं और पोषी मतलब भोजन, यानी कि जो व्यक्ति अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वह क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। आप कहोगे क्या हम भी स्वपोषी हैं? नहीं मेरे बच्चे, हम लोग स्वपोषी नहीं है। मानव को क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। वह हमेशा अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। समझ गए ना। चलो आगे बात करते हैं दूसरा नंबर जो कि उपभोक्ता है। अब उपभोक्ता की बात कर लेते हैं तो उपभोक्ता में देखो क्या है, उपभोक्ता जो है वैसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए हमेशा किसी न किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, जैसे कि हम लोग हो गए। ठीक है, उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे। उपभोक्ता तीन प्रकार के होंगे और वह तीन प्रकार कौन कौन सा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में केवल पेड़ पौधे आते हैं, जो शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, घास फूस खाते हैं। इसके बाद मांसाहारी जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं, अन्य जानवरों के मांसों को खाते हैं, उन्हें मारकर खाते हैं। और सर्वाहारी जिसमें हम लोग आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी खा लेते हैं, साग सब्जियां भी खाते हैं और जानवरों को मारकर भी, मुर्गा मुर्गी मारकर खाते हैं। ठीक है, बकरा को मारकर खाते हैं कि नहीं खाते हैं भाई ये। और इसको क्या कहा जाता है, इसको परजीवी कहा जाता है। परपोषी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, परपोषी भी कह सकते हो और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। समझ गए, ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र के जो है जैविक घटक के जो है क्या है, तो दूसरा खंड हो गया। इसके बाद तीसरा आ जाता है आपका अपघटक। तीसरा क्या आ जाता है, अपघटक। अपघटक को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर एक ऐसा जीव होता है जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ता है और उसको क्या करता है, तो पोषक तत्वों के रूप में उसका ग्रहण करके क्या करता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में फिर से वापस चक्रित कर देता है उसको। इससे क्या होती है, तो इसमें क्या कौन कौन से जीव आ जाते हैं डिकम्पोजर में, तो आप कहोगे सर डिकम्पोजर में आ जाता है बैक्टीरिया, कवक और भी बहुत
बहुत सारे छोटे छोटे कीट पतंग जो है ये शामिल होते हैं डिकम्पोजर में, जो कि क्या करता है, मरे हुए शरीर को अपना भोजन बनाता है, भोजन बना करके क्या करता है, तो वह पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। वे पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों को संतुलित बनाए रखने में क्या करता है, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस प्रकार के ये 3 घटक कौन किसके हैं, तो ये जैविक कारक हैं आपके पर्यावरण के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। मोटे तौर पर एक बार रिवाइज के रूप में देखेंगे तो चलिए मैं एक बार आपको छोटे से बातों से रिवीजन करवा देता हूं। फटाफट रिवीजन के तौर पर अगर इसे समझने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चे, तो आप कहोगे पारिस्थितिकी तंत्र 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया, जिसको किसके द्वारा, तो एजी टेंसले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका अर्थ होता है इको का अर्थ होता है पर्यावरण और सिस्टम का अर्थ होता है एक तंत्र। ठीक है, जहां पर किसका तंत्र होगा, सजीव और निर्जीव प्राणियों का तंत्र होगा। और यहां पर देखिए तो इसके जो अर्थ है, सीधा सीधा टेंसले ने बताया कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह पर्यावरण के सभी जीवित और निर्जीव घटकों से मिलकर बनाया गया है। समझ गए ना। इसके बाद बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। तो संरचना में भी वही 2 काम करेगा, वह कौन सा है, तो जैविक घटक, अजैविक घटक। और इसमें कुछ प्रमुख आपके क्या आ जाते हैं, तो अंग आ जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत जीव हो गया, इसके बाद आप बात करेंगे तो जनसंख्या हो गई, इसके बाद समुदाय हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो ये सभी जो कि एक संरचना का निर्माण करता है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का निर्माण करता है। फिर अगर बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य की, तो किस प्रकार से कार्य करता है, हम लोग एक दूसरे पर क्या रहते हैं, भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, और किस प्रकार से हमारा चक्रण होता है, ये बातें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। फिर बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी 2 तरह की विशेषताएं, एक संरचनात्मक विशेषता होगी और एक क्रियात्मक विशेषता होगी। संरचनात्मक विशेषता में आपका जैविक घटक, अजैविक घटक आ जाएगा। क्रियात्मक घटक में किस प्रकार से यहां पर चक्रण चलता है भोजन का, ठीक है, किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, किस प्रकार से हम आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये सारी बातें आ जाती हैं। और आखिर में हम बात करेंगे पर्यावरण के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। अजैविक घटक निर्जीव घटक कहलाता है, जैविक घटक सजीव घटक कहलाता है। अजैविक घटक में बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जैसे कि अकार्बनिक यौगिक हो गया, इसके बाद जलवायवीय घटक हो गया, और आपके जैविक घटक जिसमें कौन कौन सी चीज आती है, उत्पादक, उपभोक्ता, और इसके बाद अपघटक। ये सारी बातें आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल पर नए हैं मेरे बच्चे, आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अपने गुरुजी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास आपको टाइम से मिल सके। वैसे भी क्लासेस बहुत डिले चल रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब बैक टू बैक आपको क्लास दूं और आपकी हर एक क्लास जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। ठीक है, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं एक नए अंदाज में, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।